तो जब भी ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी ऑप्शन में पैसा तब बनता है बाइंग साइड पे। अब ये पैसा जीरो होगा तो किसका फायदा? ये देखो आपने किससे बाई किया? सेलर से ना। तो ये अगर जीरो होगा तो सेलर की जेब में जाएगा ना, तो सेलर का फायदा है। यानी सेलर का फायदा किस केस में? जब मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है। और बायर का फायदा कब है? जब वॉलेटिलिटी ज्यादा है। तो यहां पर हमें एक नियम समझना पड़ेगा कि आप अगर ऑप्शन बायर हो तो बायर के लिए हमारी वॉलेटिलिटी जितनी ज्यादा होगी हमारी संभावनाएं भी उतनी ज्यादा होंगी। तो हाई वॉलेटिलिटी होगी तो आप क्या कर सकते हो? ऑप्शन बाय। और ऑप्शन बाय कब करना चाहिए? जब वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। और अगर ऑप्शन सेलिंग करना है तो ऑप्शन सेलर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? लो वॉलेटिलिटी। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो देखो गामा का क्या काम होता है? डेल्टा के चेंज को मेजर करना किसका काम है? गामा का। अब डेल्टा क्या करता है तो सबको पता है। तो गामा हमारे लिए थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी वजह से। बट इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। देखो एट द मनी का जो ऑप्शन है, स्ट्राइक है, मान लेते हैं निफ्टी का स्पॉट है 22,000। तो 22,000 का स्ट्राइक क्या हो गया? एट द मनी हो गया। और निफ्टी का स्पॉट हम मान लेते हैं, अब 22,000 का निफ्टी है और एट द मनी का जो स्ट्राइक है वो भी 22,000 है। गामा कहां पे होता है? जिसकी वैल्यू होती है 1। बट क्योंकि हमें डेल्टा का काम पता है, डेल्टा की वैल्यू पता है, डेल्टा की अंडरस्टैंडिंग पता है, तो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये डेल्टा के चेंज को मेजर करने का काम कर रहा है। बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता देता हूं कि एट द मनी पर गामा सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है और इसकी हमारे लिए वैल्यू सबसे ज्यादा कम है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक्टिव होता है एक्सपायरी वाले दिन। ठीक है। पर जो अब हम ग्रीक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं कहूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है और इसका नाम है वेगा। वेगा की इंपॉर्टेंस आपके लिए इस बात से समझी जा सकती है कि ये जो वेगा है ऑप्शंस में पैसे कमाने का या पैसा बनाने का केवल और केवल यही एक वो फैक्टर है जिसकी वजह से पैसा आता है या जाता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, एक एग्जांपल से समझाऊंगा। पर वेगा का काम क्या होता है सबसे पहले ये समझ लीजिए। देखो वेगा वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। तो मार्केट में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसको कौन मेजर कर रहा है? वेगा उसको मेजर करने का काम करता है। अब देखो वॉलेटिलिटी को ना हम दो तरह से मेजर करते हैं। नॉर्मली पूरे एंटायर मार्केट के केस में, यानी जो मार्केट की वॉलेटिलिटी होती है उसको हम इंडिया विक्स से कैलकुलेट करते हैं या मेजर करते हैं। करेक्ट है। इंडिया विक्स जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, थोड़ा बहुत मैंने बताया होगा, अभी डिटेल में और पढ़ाऊंगा। इंडिया विक्स क्या होता है? पूरी मार्केट की वॉलेटिलिटी को मेजर करने वाला इंडेक्स। ठीक है। और दूसरा आईवी, यानी किसी भी स्ट्राइक, पर्टिकुलर स्ट्राइक को मेजर करने के लिए, क्योंकि हर स्ट्राइक पे वॉलेटिलिटी अलग होती है, तो इसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आईवी का, जिसे हम कहते हैं इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। तो हर स्ट्राइक की जो वॉलेटिलिटी होती है वो अलग होती है, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं? तो समझ में आया वेगा क्या होता है? तो वेगा का काम क्या होता है? वॉलेटिलिटी को मेजर करना। अब वॉलेटिलिटी को हम दो तरह से मेजर करते हैं। पहला कि पूरे मार्केट की वॉलेटिलिटी मेजर कर लें, दूसरा किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक की वॉलेटिलिटी को मेजर कर लें। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि पर्टिकुलर स्ट्राइक की वॉलेटिलिटी को हम आईवी से मेजर करेंगे और ओवरऑल मार्केट की वॉलेटिलिटी को विक्स से करेंगे। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि वॉलेटिलिटी का रोल क्या है। मान लो XYZ एक शेयर है और XYZ एक शेयर की मार्केट वैल्यू है 100 रुपए, यानी स्पॉट में क्या है इसका प्राइस? 100 रुपए। अब यहां पर समझ लो कि आप 150 रुपए की स्ट्राइक को, आप 150 रुपए या 70 रुपए की स्ट्राइक को मान लेते हैं। आपको लगता है ये शेयर नीचे जाएगा, आपने पुट बाय कर लिया, आपको लगता है ऊपर जाएगा।
अब आप सोचो और दिमाग लगाओ कि जो शेयर अभी 100 रुपए पर चल रहा है, 150 रुपए जाना उसका मुश्किल है या आसान है? भाई 150 रुपए का मतलब हो गया 50% की अपसाइड, और वो भी एक महीने में। एफएनओ का शेयर है भाई, ये जाने के लिए जा भी सकता है। पर नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। चांसेस 1% है। अब आप यहां पर कॉल खरीद लो, कॉल खरीद लो जो कि आ रही है 10 पैसे की, तो आपको टेम्पटेशन हो रही है, 10 पैसे ही तो है लगाने के लिए। लॉट साइज मान लो 5000 का है, तो 500 रुपए हो गए। अब 500 रुपए का रिस्क लेने का मन कर रहा है ना। पर आप समझने वाली एक बात है कि यहां पर ये 500 रुपए का जीरो होंगे या 5 लाख होंगे, इसकी संभावना कैसे चेक करोगे? वॉलेटिलिटी से ही तो चेक करोगे। अगर ये शेयर की वॉलेटिलिटी मान लो 1 रुपए डेली की है, 1 रुपए की वॉलेटिलिटी है इसकी, तो महीने में कितने वर्किंग डे होते हैं? 22। अब ये 22 के 22 दिन अगर मार्केट ऊपर भी चलता है तो 100 रुपए से कहां तक जाएगा? तब भी ये जीरो ही होगा। और 22 के 22 दिन कोई शेयर ऊपर नहीं जाता है, रेयरेस्ट केसेस होते हैं। आ रहा है समझ में? सिमिलरली ये जो स्टॉक है ये नीचे आ गया, ठीक है, और नीचे अगर ये 22 के 22 दिन गिर भी गया तो भी ये टारगेट नहीं आएगा, तो आपका ऑप्शन तो जीरो हो गया ना, नुकसान हो गया। पर इसके विपरीत अगर इसकी वॉलेटिलिटी 10 रुपए की है तो 5 दिन तो कोई शेयर अपर सर्किट पे भी चल सकता है, और ये तो एफएनओ का शेयर है तो अपर सर्किट के 50% एक दिन में भी चल सकता है। तो अगर ये शेयर 10 रुपए भी चलता है डेली और अगले 5 दिन तक 10 रुपए चल जाता है, तो आपका ये जो कॉल है ये बढ़ने लग जाएगा। अब यहां मैं ये समझाना चाहता था कि एक केस में हमने देखा बहुत कम वॉलेटिलिटी थी, दूसरे केस में देखा ज्यादा वॉलेटिलिटी है। तो जब भी ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी ऑप्शन में पैसा तब बनता है, बाइंग साइड पे। अब ये पैसा जीरो होगा तो किसका फायदा? ये देखो, आपने किससे बाई किया? सेलर से ना। तो ये अगर जीरो होगा तो सेलर की जेब में जाएगा ना, तो सेलर का फायदा है। यानी सेलर का फायदा किस केस में? जब मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है, और बायर का फायदा कब है? जब वॉलेटिलिटी ज्यादा है। तो यहां पर हमें एक नियम समझना पड़ेगा कि आप अगर ऑप्शन बायर हो तो बायर के लिए हमारी वॉलेटिलिटी जितनी ज्यादा होगी हमारी संभावनाएं भी उतनी ज्यादा होंगी। तो हाई वॉलेटिलिटी होगी तो आप क्या कर सकते हो? ऑप्शन बाय। और ऑप्शन बाय कब करना चाहिए? जब वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। और अगर ऑप्शन सेलिंग करना है तो ऑप्शन सेलर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? लो वॉलेटिलिटी। आ रहा है समझ में? अभी हमने क्या पढ़ा? हम पढ़ रहे हैं ऑप्शन ग्रीक। तो ऑप्शन ग्रीक का काम क्या होता है? प्रीमियम को ऊपर ले जाना, या अब प्रीमियम किस वजह से ऊपर और नीचे जाते हैं? ऑप्शन ग्रीक की वजह से। तो ऑप्शन ग्रीक का एक पार्ट क्या है? वॉलेटिलिटी। तो वॉलेटिलिटी की वजह से भी तो ऊपर और नीचे जाएगा प्रीमियम। अब अगर मान लो 10 रुपए का कोई प्रीमियम है और 10 रुपए से 12 रुपए हो गया बढ़कर, तो ये किसका फायदा है? बायर का। और अगर ये 10 रुपए की चीज 8 रुपए रह गई तो किसका फायदा है? तो ये 10 रुपए क्यों नीचे जाएगा? जब वॉलेटिलिटी गिरेगी। जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है, वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होता है? प्रीमियम का प्राइस ऊपर जाता है। वॉलेटिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या होता है? प्रीमियम का प्राइस नीचे जाता है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? वॉलेटिलिटी की वजह से प्रीमियम में आने वाला चेंज। तो एक ऑप्शन सेलर क्या चाहेगा? कि वॉलेटिलिटी कम हो, और ऑप्शन बायर क्या चाहेगा? सिंपल है ना, वॉलेटिलिटी मूवमेंट एक ही बात होती है। हाँ जी नहीं ना। अब वो तो दोनों केस में है ना, हम तो मानेंगे दोनों केस में ही हाई है। हाई होगी तो हमेशा प्रीमियम तो ऊपर ही जाएगा, हाई में हमेशा ऊपर जाएगा। अगर वॉलेटिलिटी नीचे की तरफ हाई है तब भी तो प्रीमियम पुट साइड का ही बढ़ेगा। ये प्रीमियम कॉल और पुट दोनों का हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि ये कॉल का ही हो सकता है।
वॉलेटिलिटी ऊपर की तरफ ज्यादा होगी तो इसका प्रीमियम बढ़ेगा, वॉलेटिलिटी नीचे की तरफ ज्यादा होगी तो इसका प्रीमियम बढ़ेगा। तो आपको ऑप्शन बाय करने से पहले क्या देखना चाहिए और सेल करने से पहले भी वॉलेटिलिटी देखनी चाहिए। तो वॉलेटिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है समझ में आया? वॉलेटिलिटी मतलब मूवमेंट। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। जो अर्जुन ने कहा, मूवमेंट का मतलब तेजी, रफ्तार। अब इसे ऐसे समझ, रफ्तार, रफ्तार तो दोनों तरफ हो सकती है ना, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। तो अगर रफ्तार नीचे की तरफ है तो भी तो वॉलेटिलिटी बढ़ी है, और जब वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो कौन से प्रीमियम बढ़ेंगे? पुट के ना। अब जो पुट का सेलर होगा उसको तो नुकसान हो जाएगा ऐसी सिचुएशन में, तो पुट कैसे सेल कर लोगे तुम? पुट बाय करो, तब भी बाय करोगे ना वॉलेटिलिटी बढ़ने पर। तो यही तो समझा रहा हूं कि वॉलेटिलिटी बढ़ने पर बाय ही करना है, और बाय ही करते हैं, यही तो मैं समझा रहा हूं। अब बात करते हैं थीटा की, ठीक है? अब कि थीटा का काम क्या है? थीटा का काम है टाइम डीके। मैंने आप लोगों को डे 1 पर एक चीज पढ़ाई थी कि ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है दो चीजों से मिलकर बनता है। पहला इंट्रिंसिक वैल्यू, ये हमने पढ़ा था, प्लस में टाइम वैल्यू, ठीक है? ये हमने पढ़ा था। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या है? दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम प्रीमियम कहते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं 100 रुपीज टोटल प्रीमियम है और इसमें 70 रुपए जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो अगर मैं 100 में से 70 घटा दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास? टाइम वैल्यू, यानी 30 रुपीज, जो कि टाइम वैल्यू है। अब ये तो हो गया टाइम वैल्यू को कैलकुलेट करने का तरीका कि आपने जो भी टोटल प्रीमियम है उसमें से इंट्रिंसिक वैल्यू को डिडक्ट करना होता है, जो भी बचता है वो टाइम वैल्यू होती है। अब ये 30 रुपीज जो है ना, इसका मतलब है कि प्रीमियम में ना एक बात तय है कि मार्केट भले ही ऊपर जाए या नीचे जाए, ये जो प्रीमियम है ना, टाइम वैल्यू का कंपोनेंट, ये डेली बेसिस पर नीचे ही जाएगा। इसी को कहते हैं टाइम वैल्यू। अब इसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं 30 दिन की टाइम वैल्यू, क्योंकि महीना तो 30 दिन का होता है ना, 30 दिन की टाइम वैल्यू है, और नंबर ऑफ डेज भी मान लेते हैं हमारे पास 30 डेज हैं, तो हम डिवाइड कर देंगे टाइम वैल्यू। तो ये जो 1 रुपीज आ गया, ये डेली टाइम वैल्यू आ गया ना, तो डेली की टाइम वैल्यू कितनी हो गई? इसका मतलब है कि एक्सपायरी जिस दिन होगी उस दिन ये जो 30 रुपीज है क्या हो जाएगा? अब एक बात बताइए, ये 30 रुपए तो सटल है ना, जीरो होने ही हैं। किसकी जेब में जाएंगे और किसकी जेब से जाएंगे? सेलर की जेब में जाएंगे और बायर की जेब से जाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, बाइंग क्यों रिस्की होती है? क्योंकि ये जो टाइम है ना, बायर के अगेंस्ट में काम करता है, और किसके फेवर में काम करता है? सेलर के फेवर में काम करता है। बोलो, आया समझ में? यही रिस्क है ऑप्शन बाइंग का। अब यहां पर एक आपको फॉर्मूला समझाता हूं, फॉर्मूला नहीं, इनफैक्ट एक क्रक्स है ऑप्शन का। तो ऑप्शन बाइंग कब ज्यादा फ्रूटफुल होती है? जब 3 सिचुएशन हमें मिल जाए। पहली, लॉन्ग एक्सपायरी। लॉन्ग एक्सपायरी का मतलब समझते हो? किसी मंथ की एक्सपायरी होती है 28 दिन की, किसी की होती है 25 दिन की, और किसी की होती है 32-33 दिन की। तो अगर 32-33 दिन की एक्सपायरी है तो उसमें टाइम का कंपोनेंट भी ज्यादा है और डीके भी कम होगा। यानी आपका टारगेट आने के लिए आपके पास 32 दिन का समय है, और दूसरी तरफ आपका टारगेट आने के लिए 25 दिन है। तो ज्यादा होप, ज्यादा संभावनाएं किस तरफ है? आ रही है बात समझ में? तो इसीलिए लॉन्ग एक्सपायरी जब होती हैं तो मार्केट में बाइंग ठीक रहती है। बिल्कुल, प्रीमियम की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी ना, लॉन्ग एक्सपायरी होगी तो प्रीमियम भी महंगे आएंगे।
पर संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी तुम्हारे पास, रिस्क भी कम है। ऑप्शन बायर को सबसे सेफ्टी कब मिलती है? जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, फर्स्ट 10 days ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मान लो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, वो पहले 10 दिनों में कम डीके करेगा टाइम, और उसके बाद जल्दी डीके करने लग जाएगा। इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, समझ में आएगा। आप जब एग्जाम देते थे ना, तो 3 घंटे का समय मिलता था एग्जाम लिखने के लिए। जैसे ही 2.5 घंटे का टाइम बचता था, आप पैनिक हो जाते थे कि यार इतने सारे सवाल बचे हुए हैं, आधे घंटे का समय बचा हुआ है, और आप कुछ भी सवालों को छोटा छोटा लिखने की कोशिश करते थे। तो ठीक उसी तरह से ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट जैसे जैसे एक्सपायर होता है ना, या करीबी आती है एक्सपायरी, ऑप्शन बायर नुकसान करता है। कैसे नुकसान करता है? पैनिक होते हुए वो गलतियां करने लगता है। तो इन गलतियों से अगर आपको बचना है, तो आपको यह समझ में आएगा कि सही तरीका क्या है बाय करने का। तो सही तरीका क्या है भाई? पहले 10 दिन बाय कर लो, इसमें टाइम डीके भी कम होगा और आपका नुकसान भी कम होने के चांसेस होंगे। अब इसका उल्टा भी समझ लो कि लास्ट के हफ्ते में ऑप्शन बाइंग रिस्की होती है। भाई इसका उल्टा भी समझ लो ना, वो तो अंडरस्टूड है, अलग से क्या बताऊं। इसका उल्टा समझ लो, शॉर्ट एक्सपायरी जो होती है वो रिस्की होती है। अब ये तो ऑप्शन बायर था, अब ऑप्शन सेलर के लिए इसका उल्टा कर लोगे तो जो शॉर्ट एक्सपायरी होती है वो सेलिंग के लिए बेस्ट होती है। ऑप्शन सेलिंग के लिए बेस्ट है, और जो लास्ट वीक होता है या लास्ट 10 days आप बोल सकते हो, वो ऑप्शन सेलिंग के लिए बेस्ट होते हैं, क्योंकि वहां पर प्रीमियम ज्यादा डीके होता है, और प्रीमियम जितना डीके होगा उतना ही तो पैसा तुम्हारी जेब में ज्यादा आएगा।